आज की इस क्लास में हम नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। किसी जमाने में हिंदुस्तान में एक प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, जिसको खत्म करके एक नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग, as the name suggests, is a kind of commission that provides planning, that provides vision, that provides policy for the betterment of India। हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है, उसके लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, इसकी प्लानिंग करने के लिए एक नीति आयोग बनाया गया। प्लानिंग कमीशन का नया रूप हमारे सामने नीति आयोग के नाम पर आया। नीति आयोग को शुरू करने से पहले, नीति आयोग के बारे में कुछ भी सुनने और समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम कौन से चैप्टर पर हैं। लेसन नंबर 8 अगर आप देखेंगे तो लेसन नंबर 8 के अंदर नाम है की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। सरकार के द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जो इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करते हैं, इंडियन इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इंडियन इकोनॉमी को वहां तक ले जाने की कोशिश करते हैं जहां तक का सपना हर हिंदुस्तानी देखता है। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक अगर आप देखें, दैट इज नीति आयोग। मैंने आपको हमेशा हर क्लास में यह समझाया कि जब कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन या किसी पर्सन के बारे में आप पढ़ाई करें, जैसे इस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का जो ये आपका सब्जेक्ट है, बिजनेस एनवायरनमेंट का जो आपका ये सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको सीधे उनकी वेबसाइट से भी स्टडीज करनी चाहिए। अगर आप नीति आयोग के बारे में जानना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप डीप रिसर्च करिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत स्कॉलस्टिक रिसर्च करना चले जाइए, आप नीति आयोग के ऑफिस में जाकर इंटरव्यूज ले लीजिए, रिसर्च करिए, आप आर्टिकल्स लिखिए, बुक लिखिए, पता लगाइए, फाइल बनाइए। कुछ नहीं करने को मैं कह रहा हूं। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि आप जो कोर्स शुरू कर चुके हैं CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के नाम पर, दैट्स ओनली अ गेटवे टू अ नोबल प्रोफेशन ऑफ बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी। CS बनने के लिए जो कदम आपने बढ़ाए हैं, उसमें आप किताबों के अंदर बसे हुए नहीं रह सकते। आपका एक सब्जेक्ट है ना, वो करंट अफेयर्स, उसके अंदर तो आप दुनिया देखते ही हैं, लेकिन जो ये बाकी सब्जेक्ट हैं, इनमें भी आपको दुनिया थोड़ी देखनी है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब आज हम नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, तो नीति आयोग के बारे में पढ़ते हुए जो लाइनें यहां लिखी हैं, उनके साथ साथ आपको नीति आयोग की अपनी वेबसाइट पर जाना चाहिए। कौन कौन नीति आयोग संभालता है ये देखना चाहिए, क्या क्या नीति आयोग करता है इसको पढ़ना चाहिए। और मैं तो आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि मैं आपको आइडिया दे सकता हूं, मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूं। दोस्तों, रास्ते पर चलना आपने है। कंपनी सेक्रेटरी बनने के रास्ते पर जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ऐसे पेजेस किताबों के बहुत मिलते हैं। अब आपके पास दो रास्ते, ये जो आपकी किताब है 158 पेजेस की है, 158 पेजेस की किताब को पढ़कर आप चाहते हैं कि भाई सब कुछ दुनिया का मिल जाए आपको, ये मिलेगा, अच्छी बात है। CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट C सीट में आप हो सकता है क्लियर हो जाए, लेकिन जिंदगी का वो मुकाम जो हमें हासिल करना है, वो सिर्फ इन 4 पन्नों को पढ़ने के बाद नहीं मिल सकता। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि किताब बेकार है, मैं बस ये कह रहा हूं कि किताब नदी के पानी का केवल एक हल्का सा झलक है। इसके अंदर हमें पता चलता है कि अच्छा, ओहो, नीति आयोग इज इन द सिलेबस। या तो ये एक ऐसा टॉपिक होता, लॉ ऑफ डिमांड, पहले चैप्टर में था ना, आपने देखा होगा लॉ ऑफ डिमांड, जन्मों से आप पढ़ते आ रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। वो जो टॉपिक है, उसके लिए कहीं किसी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, वो टॉपिक ट्रेडिशनल है। ये टॉपिक रियलिस्टिक है जो इस समय आप देख रहे हैं। जितने भी टॉपिक दोस्तों बुकिश हैं, उनके ऊपर मैं आपको मार्केट रिसर्च, मार्केट सर्वे करने को नहीं बोल रहा हूं। उसमें मैंने तुमसे ये नहीं कहा जाओ गली गली ढूंढो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है या नहीं देखो। लेकिन नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्टर्स ऑफिस,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जब जब तुम्हारे कोर्स में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाए तो तुम्हें उस ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पर जाकर कम से कम एक चीज पढ़ लेनी चाहिए, वो है अबाउट अस। अब इस समय हमारे पास नीति आयोग है। मैं सबसे पहले आपको लेकर चलना चाहता हूं नीति आयोग की वेबसाइट पर। नीति आयोग की वेबसाइट पर हम चलेंगे तो आपको समझ आएगा कि नीति आयोग क्या है, क्यों बना, क्या करता है। अब आप इस समय नीति आयोग की वेबसाइट पर हैं। नीति आयोग की वेबसाइट पर आप देख पा रहे होंगे सबसे जो टॉप पर यहां पर आपको जो ये लिस्ट मिली है, यह है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हमारे इस नीति आयोग में कौन कौन लोग होते हैं। इस नीति आयोग के अंदर सबसे पहले देखिए चेयरपर्सन कौन है। चेयरपर्सन है श्री नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब यह हुआ कि नीति आयोग नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी हेड इंडिया का पीएम है। बात समझ आ गई हमें। जब हमें पता है कि हमारे सी सीट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे तो छोटी छोटी बात भी हमारे काम की है। नीति आयोग में चेयरपर्सन के बाद एक वाइस चेयरपर्सन है। वाइस चेयरपर्सन पर नाम लिखा है और यहां पर नाम के साथ डेजिग्नेशन भी लिखी है। चेयरपर्सन में प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम मिस्टर मोदी और उसके आगे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वाइस चेयरपर्सन के नीचे केवल नाम लिखा है डॉक्टर राजीव कुमार। क्या मतलब समझ आया हमें इसको देखकर? अभी बता रहा हूं आपको कि ये कब बना, कैसे बना, क्या करता है, फंक्शंस क्या हैं, वो सब कुछ। अभी क्लास चल रही है ना, अभी तो शुरू हुई है, थोड़ा धीरे धीरे नहाएंगे टॉपिक में। हर हाल में जो चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, इसलिए वहां डेजिग्नेशन लिखी जरूरी होती। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज। हो सकता है कल को जब आप वेबसाइट खोल के देखें नीति आयोग की तो आपको राजीव कुमार चेयरमैन, ये वाइस चेयरमैन ना मिले, कोई और चेयरमैन वाइस चेयरमैन मिले। लेकिन आप सोचें कि आज चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी जी हैं और कल को चेयरपर्सन कोई और होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए जो प्लानिंग करनी है, उसके लिए जो नीति आयोग बना, उसका अध्यक्ष हमेशा 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 कौन रहेगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यह बात पी जाओ बिल्कुल अपने दिल में। मतलब प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष मिस्टर मोदी नहीं है। प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष वो पर्सन है जो पीएम की पोस्ट पर बैठा होगा। गद्दी पर बैठिए, बस अध्यक्ष बन जाइए। मतलब आप बैठेंगे पीएम की कुर्सी पर और अध्यक्ष आप यहां के बन जाएंगे। हालत देखिए। अब उसके नीचे ये जो फुल टाइम मेंबर्स के नाम है, ये जो आप फुल टाइम मेंबर्स के नाम देख रहे हैं, सारस्वत जी जो हैं, ये रमेश चंद्र जी जो हैं, ये वीके पॉल जी जो हैं, ये इनके नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्लास के इस हिस्से में मैंने आपको बताया केवल दो नाम पी जाइए। हु होल्ड्स द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक बात। हु इज द वाइस चेयरपर्सन? डॉक्टर राजीव कुमार। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आपको ये दो नाम याद करने हैं? क्योंकि दोस्तों प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत काम है। ही डज चेयर दिस नीति आयोग। मैं ये नहीं कह रहा वो इधर ध्यान नहीं देते, मैं सिर्फ ये बताया कि नीति आयोग में चेयरपर्सन के साथ साथ वाइस चेयरपर्सन का भी बर्डन ऑफ वर्क लगभग समान है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैज टू लुक आफ्टर द एंटायर नेशन and Dr. Rajiv Kumar would be looking after the planning commission, that is the नीति आयोग आज की डेट में। ये बात समझ आई हमें? अब अगर इस वेबसाइट पर हम दोबारा जाएं तो इस वेबसाइट पर आपको पहले जूम थोड़ा सा कम कर लेते हैं तो आपको पूरा इंडेक्स देखने लगेगा। ये देखा आपको? इस वेबसाइट पर अब आप देखिए अबाउट अस पर आइए। आप जब आप अबाउट अस पर आएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस। ये जो ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। एक मिनट, हाँ जी 250 कर दिया मैंने। अब जरा देखिए, एक सेकेंड।
हाँ जी, अब ये जो ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस हैं ये आपके सामने, ये जो ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस है दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले ऑब्जेक्टिव मत पढ़िए, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो आपके इंस्टीट्यूट के आईसीएसआई मॉड्यूल में भी ऐसे भारी भारी शब्द लिखे और यहां पर भी भारी भारी शब्द लिखे। मैं आपको दिखाता हूं कि अपना रेफरेंस रीडिंग मटेरियल क्या कहता है। जो आईसीएसआई का मटेरियल है उसमें भी आप देख लीजिए क्या लिखा है। टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, मतलब जो चीज यहां लिखी है, टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज सेक्टर एंड स्ट्रैटेजीज विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स, ये यहां पर लिखा है। अब आप जरा वेबसाइट का देखिए, ये लिखा है टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज सेक्टर स्ट्रैटेजीज विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स। मैं भी पढ़ के सुनाऊंगा भी और पढ़ के समझाऊंगा भी, लेकिन आप पहले ऑब्जेक्टिव मत देखिए प्लीज, मेरे कहने से। आप ऑब्जेक्टिव की जगह सबसे पहले देखिए कि फीचर्स और फंक्शंस क्या है, कि ये क्या है और ये क्या करता है। नीति आयोग इज डेवलपिंग इटसेल्फ as state of the art resource center with the necessary resources, knowledge, skills that will enable it to act with speed, promote research and innovation, provide strategic policy vision for the government and deal with contingent issues। अब ध्यान से देखिए आप, नीति आयोग जो काम करता है वो 4 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, foster cooperative federation, monitoring and evaluation and think tank knowledge and innovation। अब मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, जो मैं बात आपको याद दिलाने वाला हूं आपको अच्छे से आती है, बढ़िया तरीके से पता है आपको। वो बात यह है कि जितने भी लोग मैनुअल लेबर करते हैं हिंदुस्तान में या दुनिया में कहीं भी, जो भी लोग मैनुअल लेबर करते हैं उनको जो पे पैकेज है उनका वो काफी कम होता है। और जो लोग एसी चैम्बर्स में बैठकर केवल फैसले कर रहे हैं कि भाई ये ऐसे करो ये ऐसे करो, वो डायरेक्शन दे रहे हैं केवल बोर्ड रूम में बैठे हुए, उनका पे पैकेज ज्यादा है। क्योंकि दोस्तों चल तो लोग लेते हैं, रास्ता बताने वाला ही तो नहीं मिलता। हो सकता है आपको मेरी बातें प्रवचन लगे, लेकिन मेरे प्रवचन से अगर नंबर आ सकते हैं तो ये प्रवचन फायदे के हैं। मैंने आपको ये समझाया कि हिंदुस्तान की बड़ी पॉपुलेशन को लेकर जो लोग ये एक्सक्यूज करते हैं कि हम तरक्की नहीं कर पाते, उनको नीति आयोग के बारे में पढ़ना चाहिए। नीति आयोग इस चैलेंज को ध्यान में रखते हुए जब वो ये देखता है कि रिसोर्सेज हमारे पास हैं तो हमारी पॉपुलेशन भी तो हमारा रिसोर्स बन सकती है। हिंदुस्तान के वर्कर्स, हिंदुस्तान का स्टाफ, हिंदुस्तान का एम्प्लॉय, हिंदुस्तान का व्यापारी, हिंदुस्तान के लोग जिस रास्ते पर चले वो रास्ता बताने वाला भी तो कोई चाहिए। आप मुझे बताइए, लीडरशिप किसे कहते हैं, टॉप मैनेजमेंट किसे कहते हैं? वो ठीक है कि एक राजा होना चाहिए, लेकिन राजा के लिए, राजा के दिमाग में प्रोविजंस लाने के लिए एक थिंक टैंक भी जरूरी है। ये आपके सामने 4 फंक्शन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन रखी है नीति आयोग। सबसे पहला है डिजाइन पॉलिसी। ये तो मैं समझाना नहीं चाह रहा, बड़ा आसान है। अभी देखिए आपकी जो वो है ऑर्गेनाइजेशन नीति आयोग, वो पॉलिसी बनाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो वो पॉलिसी बनाते हैं वो फाइनल हो जाते हैं, वो पॉलिसी प्रोग्राम का फ्रेमवर्क बनाते हैं। वो बनाते हैं विजन 2021, विजन 2025, अगले 5 साल में हम ये करेंगे, उसका फ्रेमवर्क। फिर उसी के हिसाब से सारे मंत्रालय काम करते हैं। एक विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना, कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन अगले 5 साल में क्या अचीव करना चाहती है। बिल्कुल वैसे ही नीति आयोग बताता है कि अगले 5 साल में हमारा ये विजन है, हम ये अचीव करना चाहते हैं। तो हिंदुस्तान के सारी सरकारें, सारे स्टेट्स मिलकर उसी की तरफ काम करते हैं। दूसरा लिखा है फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। व्हाट इज फेडरलिज्म? अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स।
आपको याद होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने एनसीईआरटी की बुक्स देखी होंगी। बहुत सारे जब मैं कहता हूं वो इसलिए क्योंकि कुछ स्टेट बोर्ड्स हैं जिसमें एनसीईआरटी नहीं यूज होती, उनकी अपनी बुक्स होती हैं। एनसीईआरटी की हर किताब के पन्ने पर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की वो देखी होगी प्रिएम्बल, प्रस्तावना, उसमें लिखा होगा हिंदुस्तान एक फेडरल कंट्री है, यहां पर छोटे छोटे स्टेट्स अपना अपना एग्जिस्टेंस रखते हैं, अपनी अपनी आइडेंटिटी रखते हैं। तो जब देश विकास की बात करेगा, जब कंट्री आगे बढ़ने की बात करेगी, तो मुझे आप ये बताइए कि वो छोटे छोटे अपने अपने स्टेट भी तो अपने डेवलपमेंट की प्रायोरिटीज रखेंगे। रखें। हर राज्य का, हर स्टेट का अपना खुद का डेवलपमेंट स्टेज नहीं है एक जैसा, सबका अलग 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 लेवल है। कोई ज्यादा विकसित है, कोई कम विकसित है। तो मेरा बोलना यह है आपको कि हर स्टेट अपनी प्रायोरिटीज रखे, वो ठीक है, लेकिन उसे देश के प्लान के साथ भी चलना होगा। सो नीति आयोग विल क्रिएट सम पॉलिसीज, नीति आयोग will initiate some steps by which central government and the state government go hand in hand together in making India a better country to live, to have business. तो दूसरा जो काम हमने देखा वो है एक प्रकार का सामंजस्य बिठाना, एक प्रकार का रिश्ता बनाना। किसमें? सेंटर और स्टेट्स में। थर्ड इज व्हाट? मॉनिटरिंग एंड evaluation. I told you that we cannot always blame our population that we are not reaching heights as other countries have achieved. Why are we not evaluating what are the problems? There can be a problem of productivity, there can be a problem of efficiency, there can be a problem of effectiveness. We cannot blame the population every time. तो अगर हमारे आपने सुना होगा विनोबा भावे कहते थे कि अगर एक इंसान एक मुंह लेकर पैदा होता है, तो आप, अगर आपने नाम ना सुना हो तो भाई देख लेना थोड़ा इंटरनेट पे, अदरवाइज इन दी नेक्स्ट लेक्चर I'll bring him a future presentation on him. विनोबा भावे कहते थे कि एक आदमी जन्म लेता है तो वो एक मुंह लेकर पैदा होता है, तो दो हाथ भी तो लेकर पैदा होता है। हम इस बात का रोना रोते हैं कि साहब वो बताओ जनसंख्या बढ़ गई, कैसे खाएगा? अरे तो कैसे कमाएगा, ये सोचें आप। तो जो तीसरा है वो है इस बात की मॉनिटरिंग करना कि हमारे देश के सारे रिसोर्सेज एफिशिएंटली इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं। अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज का भंडार है भारत में, अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज। सही बता रहा हूं आपको, आप मेरी बात मानिएगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का आपका सी सीट का जो सिलेबस है दोस्तों, वो सबसे अच्छा है, क्योंकि हमने कई पन्नों में, इतने सारे पेजेस में टाइम नहीं वेस्ट करा थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स पढ़ते हुए। सिर्फ एक चैप्टर है आपके यहां जिसके अंदर आप डिमांड और सप्लाई पढ़ रहे हो सी सीट में, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में, और बाकी सारे चैप्टर्स प्रैक्टिकल है, मैक्रो है। याद है ना आपको, बचपन में आपने माइक्रो मैक्रो पढ़ा था। हमारी इस किताब में भी तो माइक्रो मैक्रो है। माइक्रो केवल पहले चैप्टर तक है, इसमें फिर सब कुछ मैक्रो है। हिंदुस्तान में पैसा कैसे बढ़े ये बच्चा सीखे तो काम बनेगा। रॉबिन्सन और पार्किंसन ने क्या बोला था, एसी पीगू ने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन करा था, उस पर रिसर्च होती रहेगी तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सैमुअल्सन से और मार्शल से, आप मुझे गलत समझें, मुझे माफ करिए। मैं बस ये बता रहा हूं, वी नीड टू वर्क अपॉन स्ट्रैटेजीज। सो हु इज वर्किंग ऑन दिस फील्ड? नीति आयोग। द फोर्थ वन इज थिंक टैंक, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। आपने सुना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है? माफ कीजिएगा, मैं करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट की क्लास नहीं है ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की क्लास है, लेकिन वो सब्जेक्ट भी भाई के पास ही है। आई हैव योर 3 सब्जेक्ट्स, लीगल एप्टीट्यूड, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड द थर्ड वन इज, बोलो, करंट अफेयर्स। मैं बोल रहा हूं थिंक टैंक और इनोवेशन हब का मतलब क्या है कि जब कभी भी इंडिया को टेक्नोलॉजी और नॉन टेक्नोलॉजी इनोवेशंस करनी होती हैं, हु गिव्स द डायरेक्शन फॉर दैट? नीति आयोग। आज का हिंदुस्तान, आज से पीछे आप देखेंगे तो आपको डेवलप्ड लगेगा, और आज से 10 साल बाद का हिंदुस्तान देखेंगे तो वो डेवलप्ड लगेगा। ऐसे लेकिन रातों रात नहीं होता ना। आप रात को सो रहे थे तो विकास नहीं हुआ था, जब आप सुबह उठ गए तो विकास हो गया।
अरे एक पॉलिसी, एक नियम, एक कुछ रूल, कुछ स्टेप्स बनाने पड़ते होंगे ना उसको आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे कैसे कुछ भी हो जाता होगा? ये देखिए आप, ये लिस्ट मुझे सुनानी थी आपको। ये वो एरियाज हैं जिनमें नीति आयोग काम करता है। ये वो एरियाज हैं जिनमें नीति आयोग रिसर्च करता है, सजेस्टेड मेजर्स बताता है देश को आगे बढ़ाने के लिए। जब हम बोलते हैं ना आगे बढ़ना चाहिए देश, तो ये थ्योरी अच्छी नहीं लगती सुनते पे। आगे बढ़ना चाहिए का क्या मतलब? क्या आगे बढ़ना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए का मतलब है कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स यहां पर लिखे हैं, देखने में आपको ये छोटे पॉइंट लगेंगे। These are actually the areas in which the Niti Aayog makes efforts. First is agriculture, health, women and child development, governance and research, human resource development, skill development and employment, rural development, sustainable development goals. ये बहुत जरूरी है 8वां। 7 तक तो नॉर्मल नाम थे। पता है आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब? एक ऐसा दिन आएगा जिसमें आप अपने आने वाली जनरेशन को कोयला सैंपल के रूप में म्यूजियम में दिखाएंगे कि देखो भाई ये होता है कोयला, ये होता है नेचुरल रिसोर्स। आपको पता है नेचुरल रिसोर्सेज का इतना एक्सप्लॉइटेशन होने लगा कि वो धीरे धीरे गायब होने लगे, दिखाई नहीं दे रहे आजकल। आज कम है, कल को खत्म हो लेंगे वो। जैसे वो डायनासोर की हड्डियां देखने हम जाते हैं नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में, वैसे ही हम नेचुरल रिसोर्सेज देखने जाएंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा विकास, डेवलपमेंट टू बी डन फॉर फ्यूचर जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। वो ठीक है कि विकास होना चाहिए, आने वाले कल के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम आज खत्म कर दें अपना। 9th इज एनर्जी। एनर्जी में तो बहुत काम हुआ। मैनेजिंग अर्बनाइजेशन, समझ रहे हैं आप शब्द क्या है? 10th पॉइंट पर आपका मैं ध्यान चाहता हूं कि आप देखिए। मैनेजिंग अर्बनाइजेशन का मतलब है रूरल एरिया जो अर्बन के नजदीक होता है वो एक दिन अर्बन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स शहर है, उसके आसपास छोटे छोटे गांव हैं। जब ये शहर बढ़ेगा तो वो छोटे छोटे गांव भी शहर के अंदर समा जाएंगे। तो ऐसे तो फिर शहर ही बढ़ता रहेगा और गांव तो छोटे होते चले जाएंगे। धीरे धीरे सारे पेड़ और सारे खेत खत्म कर दोगे और शहर में 50 मंजिला बिल्डिंग बनती रहेगी, तो फिर कैसे हवा मिलेगी? मैं स्पीच देने नहीं आया, मेरा चैप्टर ही नीति आयोग का है। और पता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वो एक पेज में नीति आयोग है बस रीड करके उड़ा दो, आपको ऐसे ही टाइम लगाना पड़ेगा। फिर देखिए आप, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो 16वां पॉइंट है, फिर आपका ध्यान चाहता हूं मैं इस पर। स्टेट कोऑर्डिनेशन एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब है कि हम अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट को अकेला न छोड़ें। ये बात सच है कि states have their own, independence, but all states are bound by the principles laid down by Constitution of India. We are one Bharat, Shresth Bharat. Social justice and empowerment, land and water resources, data management analysis, public-private partnership, project appraisal and management division, development monitoring and evaluation office, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कभी सुना था आपने लेबर इकोनॉमिक्स? उनके बारे में प्लानिंग नहीं होगी डियर, तो विकास कैसे होगा? तो नीति आयोग के जो, पहले आपको मैं एक बार इंस्टीट्यूट की बुक दिखा देता हूं। नीति आयोग में ये देखिए आप, नीति आयोग में ये आपके ऑब्जेक्टिव्स थे। ऑब्जेक्टिव्स के बाद ये वही फीचर्स हैं जो हमने अभी पढ़े, और उसके बाद ये एरियाज हैं जहां पर ये लोग काम करते हैं जो हमने अभी देखा था, और उसके बाद फिर सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, अगला टॉपिक आ गया। क्लियर हो गई जी बात? तो अब एक बार मैं आपको ऑब्जेक्टिव रीड करा देता हूं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नीति आयोग के टॉपिक के बाद फिर अगली ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। ये देखिए आप, ये जो आपके
ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप अपनी बुक खोल लीजिए और इसमें हाईलाइट कर लीजिए। सबसे पहला है टू इवॉल्व और शेयर्ड विजन। टू इवॉल्व और शेयर्ड विजन मतलब एक ऐसा विजन बनाना जो नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो और स्टेट गवर्नमेंट का भी हो। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाना। थर्ड है ऐसे मैकेनिज्म बनाना विलेज लेवल पर ताकि वो प्रोग्रेसिवली काम कर सकें। टू एंश्योर ऑन एरियाज दैट आर स्पेसिफिकली रेफर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आर इनकॉर्पोरेटेड इन इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी। पैसों के पीछे भागते भागते नेशनल सिक्योरिटी को खतरा ना हो जाए। फिर अगला पॉइंट कहता है अटेंशन देना सोसाइटी के ऐसे हिस्से को जिसको विकास के मौके नहीं मिले। वी आर टॉकिंग अबाउट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। लॉन्ग टर्म पॉलिसी डेवलप करना, एनकरेज करना पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द स्टेक होल्डर्स। नॉलेज इनोवेशन की एक हब क्रिएट करना, एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप करना जो इस फील्ड में काम कर सके। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जिसमें हमारे इश्यूज रिजॉल्व हो सकें। एक ऐसा सेंटर क्रिएट करना जो रिसर्च में काम कर सके। एवेलुएट करना, मॉनिटर करना, जो अभी हमने नीचे देखा। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर फोकस करना और ऐसी हर एक्टिविटी करना जो नेशनल डेवलपमेंट के एजेंडा में काम करे। नीति आयोग दोस्तों पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको नीति आयोग समझ आया। आपके सवाल आप मुझ तक जरूर भेजें। अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं।